Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the basics of accounting. That is, basically we will start from the beginning. That is theory base of accounting. Accounting standards and Indian accounting standards. इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट में बोलते हैं INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसको बिगनिंग से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कोई बेसिकली हार्ड मैथमेटिक्स नहीं होता है। हम जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी बेस लगाना पड़ता है। थ्योरी बेस के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। ये कोई हार्ड थ्योरी नहीं होता है, दिस इज वेरी सॉफ्ट थ्योरी। और वो थ्योरी को आप समझोगे तो उसको इम्प्लाई करके आप मैथमेटिक्स फॉर्म करोगे, गणित बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे। उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बेसिक कैलकुलेशंस, ये थ्योरी बेस से ही होगा। ये कोई डायरेक्ट हार्ड फार्मूला नहीं है। तो नाउ सी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट एक एक करके आपको पढ़ाते जाऊंगा। एंड द बिगिनिंग पार्ट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये इसका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस commonly known as generally accepted accounting principles, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप्स are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates। वो जो पैरामीटर में अकाउंटिंग ऑपरेट करता है, तो उसी थ्योरी बेस को हम पढ़ेंगे। These principles are theory base of accounting। ये जो प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये जो थ्योरी बेस के ऊपर आपके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। इन अदर वर्ड्स, they are the guidelines for preparing financial statements। ये थ्योरी बेस से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया has issued accounting standards to standardize the accounting practices adopted to prepare financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इशू किया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया है। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना सकते हैं। इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेटरी, मतलब आपका मर्जी है, आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंट्स बनाओ या ना बनाओ, मतलब बिगिनिंग स्टेज में इनिशियली। बट नाउ इट इज वी आर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरीली आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। आप अपने मर्जी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अपना फंडा डाल नहीं सकते हो। ये ICAI का गाइडलाइंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस के हिसाब से ये बनेगा। प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI are applicable on नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस फार्म्स। जैसे आप अपना छोटा सा बिजनेस का भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसमें ये ICAI गाइडलाइंस का कंपनी फॉर्म में तो एप्लीकेबल है ही, बट नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में भी वही गाइडलाइंस चलेगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनीज। 2013 जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड, तो 2013 में जो नोटिफिकेशन से कंपनी के ऊपर लॉज निकाला था इन्होंने
ऐसे है नहीं, तो वो उसको फॉलो करके आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनीज बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो उनके फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस। तो आजकल कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सबको फॉलो करना है। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग और नेचर क्या है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or a basis of a conduct or practice। ये होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए का गाइडलाइंस। तो इसके हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है जनरल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड, हम जो रूल को अडॉप्ट करके जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, और प्रपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन, कैसे बनाना है, ए सेटल्ड ग्राउंड, इस बेसिस में बनाना है, बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, आप कैसे अकाउंट्स को अपने प्रैक्टिस में लाओगे और जनरल लॉ को अप्लाई करके बनाओगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकमेंडिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, while recording accounting transactions। जब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये सारे अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, while recording accounting transactions, जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं बुक में, पूरे अराउंड द वर्ल्ड सारे अकाउंटेंट्स इसी को फॉलो करते हैं। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स व्हिच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग of various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc। हर किसी चीज के लिए दे आर द नॉर्म्स और रूल्स, यही नॉर्म में यही नियम के हिसाब से और ये नॉर्म के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री और स्टॉक, स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, whichever is less is the value of the closing stock। स्टॉक हमेशा वैल्यूएशन किया जाता है, हमने खरीदा था 100 में, मार्केट में इसका वैल्यू है 90 रुपए, तो मार्केट वैल्यू होगा इसका स्टॉक का एक्चुअल प्राइस। तो यही एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म, इसी हिसाब से चलता है। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अगर आपने एक कार खरीदा, कार का लाइफ है 10 साल, आप इंडिया में कोई डीजल कार को 10 साल तक चला सकते हैं, तो कार का वैल्यू को 10 में डिवाइड करोगे, जो आएगा स्ट्रेट लाइन में हर साल उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये होता है मतलब एक नॉर्म रूल, इसी को फॉलो करके सारे ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन ऑन कार चार्ज करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded। इसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंसिपल बनाया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। These principles are classified into 2 categories। 2 कैटेगरी में प्रिंसिपल क्लासीफाई हो रखा है, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पहले पढ़ो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, देन आई विल टेल यू, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 2 टाइप का होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 2 प्रिंसिपल होता है, and accounting conventions second one। तो accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions within which accounting operates। जिसके अंदर ये जो प्रिंसिपल के अंदर अकाउंट्स को ऑपरेट करना होता है, इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकता। while recording you have to follow these rules। they are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded।
and financial statements are prepared. They are generally accepted accounting principle. ये सब usually इसको accept करते हैं. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of a financial statements to understand them better and in the same manner. जैसे लिखा है उसी फॉर्म में समझते हैं. अगर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके में बना रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दूसरे तरीके में बना रहा है, तो एक कॉमन मैन उसको पढ़ के नहीं समझ सकता. जैसे सब समझेंगे, एक ही टाइप का एक ही पैटर्न में बनता है. हर कंपनी हर कंट्री अगर एक ही टाइप का फॉलो करेंगे तो कॉमनली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो यूजुअली कॉमन मैन सब समझ सकता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट से. तो देन व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से जो निकलता है और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अगर एक लंबा टाइम से उसी टाइप का डेप्रिसिएशन पैटर्न में एक ही पैटर्न में कंपनी चार्ज कर रहा है तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन बन जाता है. बहुत दिन से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कॉन्सेप्ट्स बिकेम कन्वेंशन व्हेन इट इज फॉलोड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कन्वेंशंस में अंडरगो ए चेंज with time to bring about improvement in the quality of accounting information. कन्वेंशन भी चेंज हो सकता है. अगर बेटर अकाउंटिंग प्रैक्टिस पता चला तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को चेंज करके यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन जो फॉलो कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको स्क्रैप करके नया ला सकते हैं. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन. ये जो प्रिंसिपल्स है ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है. एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन. देन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसका फीचर क्या होता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम क्या अकाउंटिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या होता है? तो फर्स्ट वन होता है, फर्स्ट फीचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. इसको इंसान ने बनाया है. जैसे मैं इसको बोलता हूँ नोज और दूसरे लैंग्वेज में हिंदी में इसको बोलते हैं नाक और वो जर्मन लैंग्वेज में इसको और कुछ बोलते हैं. तो इंसान ने इसका नाम रखा हुआ है. तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको इंसान ने बनाया है. ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है या फंडामेंटल साइंस नहीं है, नेचुरली नहीं बना है. तो मैन हैज मेड इट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड and therefore they are the best possible suggestions based on practical experiences. इंसान के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और सजेशन से अकाउंट्स बना हुआ है. They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एंटरप्राइज के लिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड सारे इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल. ये फिक्स नहीं है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विथ टाइम. ये परमानेंट नहीं है, नीड के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड ऑल्सो. ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी कैसे चेंज करके यूज कर सकते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के लिए गाइडलाइन है एंड जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड्स ऑन हाउ इट मीट्स 3 क्राइटेरिया. ये तीनों क्राइटेरिया कैसे मीट करता है ताकि उसको जनरली सब एक्सेप्ट करेंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर रिलेवेंस. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलेवेंट इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए अगर उनका नीड के हिसाब से ये रिलेवेंट होता है तो इट मतलब
इट इज जनरली एक्सेप्टेड, तब इसको सारे एक्सेप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन्स प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या होता है ना, उनका जो पर्सनल बायस, अपना फंडा डाल दिया। जैसे कार का डेप्रिसिएशन कोई 10 साल करता है, इसने 15 साल कर दिया। वो अपना बोलेंगे कि रोड बढ़िया है और एक कार भी 15 साल चलेगा, तो दैट इज पर्सनल बायस उसने डाल दी। डेप्रिसिएशन 15 साल कर दिया 10 साल की जगह पे। तो अगर पर्सनल बायस उसके अंदर घुस गया तो द ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी सेटिस्फाइड। दे शुड नॉट बी, द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस। कोई अकाउंटेंट का अपना फंडा नहीं लगाना चाहिए। कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करनी चाहिए। फिजिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फिजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कुछ टेक्निकल इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगा। अनड्यू कॉम्प्लेक्स, अकाउंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अनड्यू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अननेसेसरली इसको आप मतलब कॉम्प्लेक्स बना दोगे अकाउंटिंग प्रैक्टिस को या इसका थ्योरी को, तो नहीं हो सकता। ये तीनों अगर होगा, वो तीनों में होता है, ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, तभी इसको सारे एक्सेप्ट करेंगे। देन थ्योरी, देन नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों जरूरत है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड if it is prepared following the set of accounting principles on uniformly। अगर यूनिफॉर्म प्रैक्टिस के साथ यूनिफॉर्म रूल फॉलो करके अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर अकाउंटिंग रिजल्ट निकाला जाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाया जाए, तो सारे समझ सकते हैं। इट मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड by all entities in preparing their financial account। सेम मेथड फॉलो करेंगे, सेम प्रिंसिपल फॉलो करके सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनका फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। आई मीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन if the accounting records and financial statements are prepared following general accepted accounting principle। generally accepted accounting principle को follow करके अगर accounting accounts बनाया जाए तो it will be understandable by all। and ये इस accounting का ये necessity होता है, जरूरी होता है कि आप कोई common criteria में accounts बनाओ। then fundamental accounting assumptions और concepts। अकाउंटिंग assumptions और concepts क्या होता है? Fundamental accounting assumptions or concepts are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। annual accounts बनाने के लिए, annual accounts वही होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption और concept यूज किया जाता है। the entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions have not been followed। अगर कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेगा, वो लिखेगा कि क्यों नहीं फॉलो करा और कौन सा प्रैक्टिस फॉलो करके इसने बनाया है, एंड द रीजंस फॉर नॉट फॉलोइंग देम। क्यों नहीं फॉलो करा इसका रीजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिख के देगा नोट के हिसाब से। द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are recognized by AS1 Accounting Standard 1 Disclosure of Accounting Policies। वो अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेगा। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है ना? अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला होता है गोइंग कंसर्न assumption। ये गोइंग कंसर्न assumption होता है बिजनेस इन्फिनिटी पीरियड के लिए चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये हर चीज को अच्छी तरह समझते हैं। गोइंग कंसर्न assumption prescribes that
transactions should be recorded and reported on the basis of that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. ये बोलता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये बिजनेस इन्फिनिटी पीरियड के लिए चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और नो इंटेंशन टू क्लोज। जब बिजनेस एक बार शुरू कर दिया, बिजनेस बंद हो सकता है बट जो शुरू किया है वो उसका इंटेंशन नहीं है इसको क्लोज करेगा। और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, इसका जो ऑपरेशन है, जो मतलब स्केल है बिजनेस का, तो उसको उसका मैक्सिमम पार्ट 100 करोड़ का बिजनेस है, 90 करोड़ का ऑपरेशन से बंद कर देगा, 10 करोड़ का चलेगा। ये पर्पस ऐसे भी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोई ट्रेडिशनली कोई बिजनेस, कोई गोल्ड स्मिथ जिसे गोल्ड का काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस फॉर जनरेशंस टुगेदर, 100 200 500 जनरेशन से सेम गोल्ड का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द बिजनेस दे आर ऑपरेटिंग और उनका क्लोज करना नहीं है। पहले ग्रेट 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 ग्रैंडफादर काम करते थे, आज ग्रेट 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 ग्रैंडसन उस सेम बिजनेस में है, तो बिजनेस चले आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट that is distinction is made between capital expenditure मतलब एक खर्चा करा वो कई साल तक चलेगा, that is expenditure that will give benefit for a long period। मतलब आज बिल्डिंग बना दिया दुकान का और ये दुकान कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चलेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक ही बार खर्चा करोगे, एक साल के अंदर इसका बेनिफिट रिपे कर लोगे, that is one whose benefit will be consumed or adjusted within the accounting period। तो एक ही बारी में खत्म हो जाएगा। हमने सैलरी पे कर दिया एम्प्लॉय को, वो एक ही बारी में खत्म हो गया, एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, ऐसे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट जितना कॉस्ट है, 100 करोड़ का एक प्लांट लगाया, 100 करोड़ लिखोगे, जब 10 साल चलेगा हर साल 10-10 करोड़ लेस होता जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये जो आपने प्लांट लगाया, सपोज 10 साल चलेगा, एक्सपेक्टेड लाइफ है, 10 साल में वो राइट अप होगा। राइट अप कहाँ होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, हमारा जो इनकम होगा उसी से हम खर्चा काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मशीन परचेज फॉर 1,10,000, 1,10,000 में खरीदा, रेसिडुअल वैल्यू 10,000। रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, जब मशीन खटारा हो जाएगा तो वो 10,000 में बिकेगा। तो रेसिडुअल वैल्यू 1000, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ये मशीन 10 साल चलेगा। 1,10,000 का मशीन है, 10,000 में बिकेगा 10 साल के बाद, तो बचा 1 लाख। तो 1 लाख इज रिटर्न अप इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर। हर साल का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए 1 लाख को 10 साल में डिवाइड करके 10,000 आएगा। 10,000 को हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करके राइट अप करके, एक खर्चा होता है, तो राइट अप करके हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। Thus 1,10,000 will be recorded and reported shown in the balance sheet at 1,10,000 and as an asset। तो asset का जो वैल्यू है, ये बैलेंस शीट का asset साइड होता है। ये asset साइड में हम लिखेंगे मशीनरी 1,10,000 ऐसे। तो the total cost of the machine is not treated as an expense in the year of a purchase itself। पहला साल में खरीदा, फर्स्ट ईयर में खरीदा, तो ईयर 1 में जब खरीदा उसका कॉस्ट 1,10,000 आएगा। ईयर 2 में उसका कॉस्ट हो जाएगा 90,000, फिर ईयर 3 में इसका कॉस्ट हो जाएगा 80,000, ऐसे 10,000 कम होगा। 1,10,000, 1 लाख, देन 90,000, देन 80,000, और लास्ट ईयर में 10,000 जो बच जाएगा उसको बेच देंगे 10,000 में। देन कम्स योर कंसिस्टेंसी अजम्पशन। व्हाट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन? इसको देखो, ध्यान से पढ़ो। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन।
This comes your after your consistency assumptions. तो आपके जो consistency assumption होता है, तो ये consistency assumption बोलता है accounting consistency assumptions, accounting practices and principles once applied shall be applied every year after year to meet the qualitative characteristics. ये qualitative characteristics क्या है? According to the consistency assumption, accounting principles once selected and adopted should be applied consistently year after year. जो principle आपने इसी साल लगाया, जो मेथड में डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया, उसी मेथड में ईयर आफ्टर ईयर चार्ज करोगे, सेम पॉलिसी फॉलो करोगे. द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स. तो ये पिछले सालों से इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंडिचर पैटर्न को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज alternative accounting practices are equally acceptable and it eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable. अगर consistently आप follow करोगे, there are many practices of accounting. आप जो practice अगर 1, 2, 3 में आपने second practice follow किया और हर बार उसी को follow करना ताकि result compare हो पाए. For example, two methods of charging depreciation. One is written down value method and the other one is straight line method are equally acceptable. ये दोनों equally acceptable. Under the assumption, method 1 chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable. तो same method अगर सालों साल तक follow करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कई साल का आप इकट्ठे मतलब कंपेयर कर सकते हो. The accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires it, or change will result in more meaningful presentation. अगर चेंज करोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चाहता है कि इसको चेंज किया जाए तो इट विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर प्रेजेंटेशन हो पाएगा. देन सेकेंड होता है, थर्ड होता है accrual assumption. What is accrual assumption? Accrual assumption होता है transactions are recorded when they are entered into, whether amount is exchanged or not. Accrual assumption होता है जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बेच दिया, पैसे नहीं लिया, पैसे लेकर 100 रुपए का बेचा है आपको गुड्स या उधार में बेचा है, तो एक्रूअल अजम्पशन में वो सेम टाइम में लिख लेते हैं. दोबारा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ो. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज्ड और नॉट. चाहे अमाउंट एक्सचेंज हुआ है या नहीं, उसी टाइम इसको तुरंत लिखते हैं. According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when settlement takes place. जैसे मैंने बेचा तभी लिख दिया, पैसे लिया नहीं लिया, डिस्काउंट दिया बाद में, डिस्काउंट दिया बाद में, पैसे लिया, तो जैसे सेल हैपन होता है उसी टाइम लिख देते हैं. Thus, revenue is recognized when it is realized. रेवेन्यू जब सेल होता है, पैसा मिलता है, तब इसको लिखते हैं. When sale is complete or services are rendered, it is immaterial whether cash is received or not. पैसे मिले ना मिले, जैसे ट्रांजैक्शन हैपन होता है उसी टाइम घटते ही उसको लिख देते हैं. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not. Suppose हम किसी आदमी को काम कराया 2025 में, तो 2024-25 अप्रैल टू मार्च, तो 24-25 में उसको पैसे दे ना दें, बट उसका एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज किया जाएगा 2024-25 में. चाहे पैसे अपने हमने 26-27 में दिया, 28-29 में दिया, 30-31 में दिया, बाद में दिया या पहले एडवांस दिया था, वो रिकॉग्नाइज होगा 2024-25 पीरियड के लिए.
The concept is particularly important because it recognizes assets, liabilities, incomes, and expenses as and when transactions relating to it are entered into. ये particularly important क्योंकि ये recognize करता है कौन सा asset है, कौन सा उधारी है, कौन सा income है, कौन सा खर्चा है, when the transactions relating to it are entered into. जैसे हमने एक मशीन खरीद लिया, हमने asset को recognize कर लिया, हम किसी को सैलरी पे करा, हम एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज कर लिया. अंडर दिस कंसेप्ट प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न एट द टाइम द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड. जैसे इसी कंसेप्ट के अंदर एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है या एक्रूअल अजम्पशन होता है. जैसे हम सर्विसेज देते हैं उस टाइम हम सोचते हैं हमारा इनकम हो गया. जैसे हमने गुड्स और सर्विस सेल कर दिया और सर्विस रेंडर करा टू ए कस्टमर, जैसे हमने किसी को सर्विस देते हमने सोचा कि हमारा इनकम हो गया. दैट इज द लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर. हमने एक कार बेच दिया, जो कार का शोरूम है हमारा बेचते ही उस ओनरशिप कार का हमारे पास था, शोरूम के पास हमने वो आदमी के नाम पे कर दिया, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. द लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर हु इज इन टर्न हैज एन ओब्लिगेशन टू पे फॉर देम. वो बाद में पे करेगा नहीं तो अभी पे करेगा, बट जैसे उसको कार बेचा तो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट है. सिमिलरली एक्सपेंस इज रिगार्डेड एज इनकर्ड व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड और अवेल्ड एंड एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम इज अज्यूम्ड. हमने गुड्स खरीदा, हमने एक ऑब्लिगेशन ले लिया कि भाई पैसे देंगे, चाहे बाद में दे, पहले दे, या पहले दिया था या 2 साल के बाद देंगे, बट ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड. दिस इज एक्रूअल अजम्पशन. Let us take an example to understand the accrual concept. ये accrual concept या accrual assumption, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और समझेंगे, then this will be done. When Messrs RSM and company purchased computers on 1st January 2024, amounting to 5 lakh to be paid on 15th April 2024. Since the asset has been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount 5 लाख का on 1st January 2024 को इन्होंने उधार पे ले लिया और अप्रैल में पे करेगा 15 अप्रैल को. इट मस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1st January 2024. जिस दिन खरीदा उसी दिन लिखेगा. द ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्डिंग shall be reflected that the enterprise owes assets or computers worth 5 lakh and also owes an equal amount of money to the supplier. बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, और ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में कंप्यूटर्स आएगा. कंप्यूटर आएगा 5 लाख का, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएगा 5 लाख का. अगर ये कंप्यूटर कंपनी है तो, अगर ये कंप्यूटर बेचता नहीं है और कुछ चीज बेचता है, अपना पर्सनल यूज कर लिया, तो कंप्यूटर है जरा एसेट 5 लाख और यहाँ पे लोन आएगा 5 लाख. ऐसे दोनों बैलेंस शीट है, दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा. द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन अर्न ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड. तो इसमें और एक दूसरा ट्रांजैक्शन आ गया. सिमिलरली मेसर्स आरएसएम आल्सो मेक ए सेल ऑफ गुड्स टू मेसर्स बीएस कंपनी ने 27 फरवरी 2024 पर 15,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months, 2 महीने उधारी पे 15,000 का चीजें. हमारे कंपनी है आरएसएम एंड कंपनी, इन्होंने बेचा बीएस एंड कंपनी को. द सेल्स मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 27 February 2024. ऑल्दो अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन 27 April 2024. 2 महीने के बाद, फरवरी मार्च अप्रैल, 2 महीने के बाद पैसे मिले, बट जिसी दिन बेचा है उसी दिन लिखेंगे. द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन अर्न. इसको बेच के हमने प्रॉफिट कमा लिया. ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, पैसे ना मिले, बाद में मिलेगा. मेसर्स बीएसएन कंपनी शुड आल्सो रिकॉर्ड द परचेज इन इट्स बुक्स. ये जो कंपनी खरीद रहा है हमसे, वो भी अपने बुक्स में लिखेगा. ऑन 27 फरवरी, जिसी दिन खरीद रहा है बिना पैसे देके, बाद में देगा, तो 27 फरवरी 2024 को जो बायर भी रिकॉर्ड करेगा, सेलर जो है आरएसएम कंपनी, वो भी सेम डे में सेल्स में रिकॉर्ड करेगा. बिकॉज गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड. पैसे न दे के खरीदा तो बायर रिकॉर्ड करेगा.
सेलर पैसे ना लेकर बेचा है वो भी रिकॉर्ड करेगा, बाद में पेमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड accrual assumption और accrual concept, one of the important concepts। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स का, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये सारे समझाऊंगा। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।